नमस्कार, मैं रविश कुमार। बिहार वायरल वीडियो की चपेट में है। इन्हीं वायरल वीडियो से पता चल रहा है कि बिहार में कोरोना से लड़ाई की क्या हालत हो गई है। बदइंतजामी की बाढ़ आई हुई है। कभी पूर्णिया से तो कभी पटना से वीडियो वायरल हो जा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार 4 महीने बाद भी नहीं जागी है और अचानक से लोग अब जाग गए हैं। कुछ दिन पहले नालंदा मेडिकल कॉलेज से एक वीडियो वायरल हुआ था। मरीज के बगल में बिस्तर पर शव रखे थे। आज फिर से एक वीडियो वायरल हुआ है जो बता रहा है कि वायरल होने से भी कुछ नहीं हो पा रहा है बिहार में। अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है और मिल रही है तो डॉक्टर नहीं मिल रहा है। आलम यह है कि स्वास्थ्य सचिव खुद संक्रमित हैं और उन्होंने 3 अस्पतालों को आदेश जारी किया है कि मरीज का इलाज सीनियर डॉक्टर करें, जूनियर, इंटर्न या पीजी के छात्र ना करें। इसका मतलब क्या यह है कि इन अस्पतालों में सीनियर इलाज नहीं कर रहे थे? क्या इन लापरवाहियों के कारण किसी की मौत भी हुई होगी? क्या बिहार के नागरिकों का ये जानने का हक नहीं है अगर उन्हें थाली बजाने से फुर्सत नहीं है तो? अस्पतालों में आईपीएस की तैनाती की गई है। केंद्र से टीम का दौरा हो रहा है। लेकिन जब देश में मरीजों की संख्या 11 लाख से अधिक हो चुकी हो, हर दिन 40,000 नए मरीज आने लगे हों, उस देश के एक राज्य बिहार में जिसकी आबादी 13 करोड़ है, ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या बिहार की जनता ने खुद के लिए यही इंतजाम मांगा था? मनीष कुमार हमारे साथ हैं। हम यह भी सूचना दे दें कि दिल्ली में लगातार कोशिशों का एक नतीजा आया है कि कई दिनों के बाद 1000 से कम नए मामले आए हैं दिल्ली में। लेकिन दूसरी तरफ बंगाल में कम्युनिटी स्प्रेड ट्रांसमिशन की भी बात होने लगी है। महाराष्ट्र में भी डॉक्टर एसोसिएशन के लोग कह रहे हैं कि समुदाय समाज में यह फैल गया है। बिहार में कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है कि क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। मनीष, हम ये जानना चाहते हैं कि लगातार आपसे संवाद करने के बाद ये जो नालंदा मेडिकल कॉलेज की हालत आई है, जिसके बारे में भी स्वास्थ्य सचिव ने पत्र लिखा है कि जूनियर डॉक्टर यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या मनीष हम ये समझें कि एक तरह से इस अस्पताल को लेकर इतनी मीडिया रिपोर्ट हुई है, किसी भी प्रकार में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है? मनीष, देखिए, निश्चित रूप से लगता नहीं है कि राज्य सरकार जो है वो स्थिति को अपने नियंत्रण में रखे हुए है। और जो कोई भी विजुअल देख रहे हैं, वो आप जहां से भी देख रहे होंगे रवीश, तो ये कमोबेश अब पूरे बिहार की यही कहानी बनती जा रही है। क्योंकि राज्य सरकार, पता नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं या उनको क्या फीडबैक दिया जा रहा है। क्योंकि जो बिहार सरकार के अस्पताल हैं, वहाँ की स्थिति काफी अराजक होती जा रही है। क्योंकि न केवल मेडिकल प्रोफेशनल वहाँ पर खुद संक्रमित हो रहे हैं, जांच जो है सरकार के जो भी लैब हैं, वहाँ पर 2-2 दिन 3-3 दिन जांच रुक जाती है। साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार ने 4 महीने से हर राज्य जो है वो कोरोना से निपटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिहार में अभी तक ये प्रोटोकॉल नहीं निश्चित हो पाया है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके शव को कहाँ रखा जाएगा। उसको वहीं उसी वार्ड में उस समय तक छोड़ा जाता है कि जब तक कि जिला प्रशासन या उसके परिवार के लोग ना आ जाएं और अंत्येष्टि के लिए सूर्यास्त ना हो जाए। क्योंकि पटना में अभी तक यही प्रोटोकॉल चल रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि पटना में बास घाट में अंत्येष्टि होती है, लेकिन यहाँ पर दिन में जिला प्रशासन ने अंत्येष्टि की अनुमति नहीं दी है, क्योंकि स्थानीय लोग उसका विरोध करते हैं। तो शाम में अंत्येष्टि होती है। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले जिला प्रशासन, जिला अधिकारी से बात की थी और उनको कहा था कि आप इसे डेडिकेटेड
क्रीमेशन सेंटर आप इसे घोषित कर दीजिए कि दिन हो या रात हो, कम से कम लोगों को अस्पताल में इंतजार नहीं करना होगा। तो उनका यह कहना था कि अगर ऐसे नोटिफिकेशन करने से लोगों के बीच पैनिकी हो सकती है कि लग रहा है कि बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी हो रही है। लेकिन बिहार की एक बात और भी है रवीश, की बिहार में अब जो आंकड़े हर दिन आ रहे हैं उस आंकड़ों में लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश हो रही है। लग रहा है कि राज्य सरकार को यह लगता है कि अगर आप आंकड़ों को 2 दिनों में बांट दें या अखबार में, कुछ हिंदी अखबारों में अगर आप इस आंकड़े को पेज 1 पे नहीं छपने दे तो इससे लोगों में भ्रम जाएगा। लेकिन लोगों के बीच में मैं आपको बता देता हूं, काफी एक तरह से डर का माहौल जो है वो व्याप्त होता जा रहा है। जो छोटे छोटे शहर हैं वहां भी लोग काफी बड़ी संख्या में गांव में संक्रमित हो रहे हैं। और जो जांच रिपोर्ट की बात है तो पटना शहर में भी अगर आप सरकारी जांच केंद्रों में आज अगर आप जांच देंगे तो आपकी रिपोर्ट कल शाम तक या परसों किसी समय आएगी, यानी कि 48 घंटे या 36 घंटे। और अगर आप संक्रमित हैं तो रवीश आप सोच सकते हैं कि आप और कितने लोगों को संक्रमित अगले 36 घंटे में कर सकते हैं। लेकिन लगता नहीं है कि राज्य सरकार इन सभी बातों को फैक्टर इन कर रहा है या उनके पास शायद इसका कोई समाधान हो। अगर आपको याद हो तो आज ही बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के जो प्रधान रवीश जी, मेरा एक सवाल यह है कि ये काफी गंभीर बात है कि हेल्थ सेक्रेटरी को लिखना पड़ रहा है कि आप जूनियर डॉक्टर से इलाज ना कराएं, सीनियर से कराएं। तो जाहिर है किसी की जान भी गई होगी इसकी वजह से। ये सीनियर अभी तक क्या कर रहे थे, किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। और आज जो केंद्रीय टीम आने के जो आदेश जारी हुए हैं, इन सब से कुछ होने वाला है क्या? स्वास्थ्य मंत्री आप लगातार उनके बारे में बता रहे हैं कि मंगल पांडे पार्टी के कार्यालय में चुनाव की गतिविधियों में ज्यादा बिजी हैं। अब केंद्र की टीम वहां पर पहुंच रही है जो पहले बंगाल पहुंच गई थी शुरुआती दौर में ही। तो क्या मंगल पांडे कुछ सक्रिय नजर आ रहे हैं व्यवस्था के इंतजाम में? निश्चित रूप से जब से उनका पार्टी दफ्तर खुद का सील हुआ है और उनके पार्टी के करीब 100 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, तो कम से कम अब मंगल पांडे अपने पार्टी के कामों से फ्री हैं और वो अपने डिपार्टमेंट के काम में सक्रिय हैं। जहां तक आपने केंद्रीय टीम की बात कही, लेकिन आखिरकार केंद्रीय टीम सुझाव दे सकती है, मॉनिटरिंग कर सकती है, लेकिन करना बिहार के ही लोगों को है। लेकिन बिहार की सच्चाई यही है कि जैसा कि बिहार के खुद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव लिख रहे हैं कि आप पूरे कोविड के जो मरीज हैं उनका इलाज जो है वो जूनियर डॉक्टर और सीनियर रेसिडेंट के भरोसे आप चला रहे हैं और सीनियर डॉक्टर को लगाया जाए। आपका सवाल था कि सीनियर डॉक्टर क्या करते हैं? सीनियर डॉक्टर सीसीटीवी कैमरा में बैठ के वो देखते हैं कि क्या आखिर मरीज की क्या स्थिति है, वो जूनियर डॉक्टर से फीडबैक लेते हैं। और यह भी एक सच है कि बिहार में 67 साल की उम्र है, जो 60 वर्ष से अधिक के जो सिविल सर्जन हैं वो भी खुद संक्रमित हो जा रहे हैं। तो बिहार में एक पूरी तरीके से अराजक स्थिति बनती जा रही है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिर क्या हुआ। लेकिन एक बात सही है कि बिहार सरकार ने इस बीमारी को लेके बहुत ज्यादा पिछले 2 महीनों में गंभीर नहीं थी, जिसका खामियाजा आज उठाना पड़ रहा है। और परत दर परत जो है बिहार की स्वास्थ्य सेवा की जो है वो पोल खुलती जा रही है। अगर आप देखिए तो बीजेपी के लोग ही जो है, मंगल पांडे हों, उसके पहले भी बीजेपी के लोग, अश्विनी चौबे जो आज केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री होते थे। लेकिन 15 सालों में बिहार, अगर आप मान लीजिए कि लालू यादव के समय में सारी व्यवस्था बिल्कुल ही चौपट थी, लेकिन आज जो व्यवस्था है वो भी इतनी सुधरी नहीं है जिससे कि लोगों की जान बच सके। जब अगर आपके पास में पटना के अस्पतालों में मॉर्ग नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। अब हम कश्मीर जाना चाहते हैं नजीर के साथ पास जाने के लिए, लेकिन इसके बीच में आपने चूंकि जिक्र किया था अश्विनी चौबे जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं केंद्र में, उनके गृह जिला जो भागलपुर है, भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को भी आदेश गया है प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि जूनियर डॉक्टर इलाज ना करें। बहुत शुरुआती दौर में ही इस बात की चर्चा वहां के जूनियर डॉक्टरों ने उठाई थी, जब वो पीपीटी वगैरह की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे, तभी उन्होंने कहा था कि जूनियर डॉक्टरों के भरोसे ये सारा कुछ छोड़ दिया है। यानी कई महीनों बाद भी स्थिति वहीं की वहीं पड़ी हुई है। नालंदा मेडिकल कॉलेज का आपने जिक्र किया मनीष, बाढ़ प्रभावित जब भी पटना में पानी भरता है उस अस्पताल में पानी भर जाता है। ये सरकार अगर ये समझ रही थी कि इस साल बाढ़ नहीं आएगी, बारिश नहीं होगी और उसे कोविड के अस्पताल के रूप में बना रही थी, तो वो अपने इंतजाम के तैयारियों में ही बहुत बड़ी चूक कर रही थी। नजीर हमारे साथ है। नजीर
नजीर, आपकी आज रिपोर्ट देख रहे थे कि एक अस्पताल कह रहा है कि अब उसके पास जगह नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि क्या मामला है वहां पर और किस तरह की स्थितियां कोविड-19 को लेकर जम्मू कश्मीर में हैं? रवीश, यहाँ जो केस हैं, जो कोविड केस हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और सरकार के पास कोई भी ऐसा उपाय नहीं, वो उनको क्या करे। 4 महीने से सख्त लॉकडाउन है, उसके बावजूद भी कहते हैं जब थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई तो कहते लोगों ने ख्याल नहीं रखा। तो प्रशासन जो है जिम्मेदारी लोगों के कंधों पे डालते और कहते कि अब अस्पतालों में जगह नहीं है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जितने भी पेशेंट हैं 90% जो बीमार अब है वो सिम्टमेटिक है और डॉक्टरों का कहना है उनको निमोनिया हुआ है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, कहीं एक को उनमें से हाई फ्लो ऑफ ऑक्सीजन चाहे, कुछ को वेंटिलेटर चाहे, लेकिन अस्पतालों में बेड नहीं है। और श्रीनगर में सबसे ज़्यादा प्रभावित है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो कोविड केसेस हैं श्रीनगर से ही आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कल जब जो आंकड़े आ गए तो 700 के करीब जो केस जम्मू कश्मीर में थे, उनमें से करीब 300 श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से ही आए थे। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो आज भी 2000 के आसपास जो एक्टिव जो केसेस हैं कोविड के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हैं, लेकिन यहाँ बेड नहीं है, अस्पतालों में सुविधा नहीं है। और जो क्रूशियल मेडिसिन है, हर जगह सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि भाई हमारे बीमारों को दवा नहीं मिल रही है, उनको गुज़ा नहीं मिल रही, उनको बेड नहीं मिल रहे। और लोग सवाल पूछते हैं भाई अगर ये सब कुछ आपने इतना बड़ा लॉकडाउन किया, रैंप अप क्यों नहीं किया, जो हेल्थ फैसिलिटी में बेड क्यों नहीं की, मेडिसिन जो कोविड के लिए आज दिए जाते हैं ताकि जो भी उनको प्रॉब्लम है जिस तरह से उनको बचाने की कुछ, वो क्यों नहीं अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर प्रशासन अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक वीडियो जारी किया है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्विटर हैंडल पे, उस पर जैसे कि बिल्कुल अपने कंधों से जिम्मेदारी हटाई, कहा कि भाई हमारे पास अब जगह नहीं है, अस्पतालों में बची नहीं है, लॉकडाउन हटाया गया, थोड़ा उसमें कमी की गई तो उसलिए आपने एहतियात नहीं बरता। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि श्रीनगर में जो कोविड के हालात हैं दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। जब बीमार अस्पतालों में बेड नहीं है, वहाँ जगह नहीं है, तो बीमार कहाँ जाएंगे। और जब ये डॉक्टर कहें कि भाई जो आज जो एसिम्प्टोमेटिक थे, जिनकी बीमारियां नहीं होती थी, फीवर नहीं होता था या खांसी नहीं हो रही थी या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होती थी कि सांस की, आज जब 90% जो पेशेंट है उनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी है, वो फीवर भी है और निमोनिया का है, जिसके लिए उनको हाई ऑक्सीजन होना चाहिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, बेड नहीं है अस्पतालों में। रवि जी जी बहुत बहुत शुक्रिया नजीर, ये जानकारी देने के लिए। बिहार से कश्मीर और कश्मीर से अब हैदराबाद चलते हैं। 158 स्टाफ के संक्रमित होने के बाद क्या तिरुपति मंदिर को बंद कर देना नहीं चाहिए था? मंदिर के प्रमुख पुजारी ने ही सरकार से मांग की है कि मंदिर जनता के दर्शन के लिए बंद कर दिया जाए। कोविड-19 के संक्रमण के कारण तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व प्रमुख पुजारी का निधन हो गया है। 73 साल के श्रीनिवास मूर्ति 3 दशकों तक पुजारी रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 21 दिनों की तालाबंदी का प्रस्ताव मंदिर के संदर्भ में सरकार को भेजा गया है। तिरुपति एक तरह से कंटेनमेंट जोन में बदल गया है। यहाँ की कुछ और मंदिरों से संक्रमण की खबरें आई हैं। मौजूदा प्रमुख पुजारी की मांग है कि मंदिर को बंद करना चाहिए, इससे लोगों को खतरा हो सकता है। 11 जून को तिरुपति मंदिर को दर्शन के लिए खोला गया था। तो बिहार, कश्मीर, हैदराबाद के बाद चलते हैं शिमला, जहां भूस्खलन के कारण सब्जी वालों पर कहर टूटी है। तुरंत जो है यहाँ पर मैंने निर्देश दिए थे कि जितने भी लोग मंडी के अंदर है उनको इवैक्यूएट करिए, और उस वजह से जो है लाइफ जो है जितनी जान माल का जो है कोई नुकसान नहीं हुआ है। गवर्नमेंट की पॉलिसी या नीति के तहत जो भी लॉस होगा तो उसके तहत ही उसको असेस करके उसको कंपनसेट किया जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में अंत तो गत्ता मार तो बागवान पर है। इतना सेब मार्केट में दब चुका है और आगे और बर्बाद होने वाला है। बहुत टाइम से इसमें थोड़े थोड़े पत्थर गिर भी रहे थे और क्या नाम प्रशासन भी देख रहा था, लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण, ये तो बहुत अच्छा एक भगवान ने हमारा साथ दिया कि अगर ये पूरा ढांक आ जाता तो ना जाने अंदर माल का नुकसान तो होता ही और जान का भी साथ में होता। सर हमारी मंडी में इस तरह से जो
एक आपदा जो है का कहर टूटा है, उसमें हम सभी आड़ती लोग, किसान भाई जो है बड़ी बुरी तरह से आहत है। हमने इस बार भी प्रशासन से अपने एपीएमसी से मांग की थी कि हमें जो है कहीं थोड़ा सा फंड का कुछ इस तरह से देखा जाए कि हम जो है थोड़ा आगे को आ सके, क्योंकि पीछे हमें हर वक्त रिस्क रहता था। पिछले साल भी बहुत डर से हम काम कर रहे थे, इस साल तो अभी शुरुआत में ही हो चुका है। देखो जी, सारी मंडी आ गई चाचू नीचे, देखिए अभी पूरा पहाड़ आ रहा है, पूरा पहाड़ आ रहा है। देखो इधर आप यार, लाइव देखो, पहाड़ देखो पूरा आ गया। जो सरकार ने 3 अध्यादेश पास किए हैं, जिससे पूरे देश का किसान, आड़ती और मजदूर सब बेरोजगार हो जाएंगे और देश की जनता को महंगे भाव में खाना पड़ेगा। ये पूंजीपति लोग कभी भी ब्लैक कर सकते हैं, तो क्योंकि इनको स्टॉक सीमा हटा दी है, अनाज से, दालों से, खाद्य तेल से। अंबानी और अडानी जैसे कभी भी ब्लैक कर सकते हैं देश को, तो उसके लिए आज प्रदर्शन है और पूरे हरियाणा और पंजाब में है। सभी से बिनती की नोटों की लाइन में चलेंगे, हम सभी गड्डी निकाल लेके बिनती की नोटों की लाइन में चलेंगे हम सभी। और हम चल रहे हैं पंजाब। मोहम्मद गजाली हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि 3 जून को केंद्र सरकार ने कृषि में सुधारों से संबंधित 3 अध्यादेशों को पारित किया गया। उस वक्त संसद में आमतौर पर खेती से संबंधित विषयों को लेकर चर्चा की जानी चाहिए थी। सरकार को लगता है कि अनिवार्य वस्तु अधिनियम से, खेती के उत्पादों को बाहर कर देने से या एपीएमसी एक्ट से बाहर कर देने से किसान अपने मनमाने दाम पर बेच सकेंगे, उनके लिए अवसर ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा दाम मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तमाम जगहों से उदाहरण आ रहे हैं कि जो न्यूनतम मूल्य तय किए गए हैं, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे भी कम कीमत पर बाजार में दाम मिल रहा है। किसानों को लगता है कि ये उनकी भलाई के लिए नहीं है। सरकार को लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम उठा लिया गया है। गजाली, आपने किसानों से बात की है, आप थोड़ा विस्तार से बता पाएंगे कि उनकी समझ में क्यों ये कानून, तीनों जो संशोधन किए गए हैं अध्यादेश के जरिए, किसान विरोधी लगते हैं और आज कहां कहां ये प्रदर्शन हुआ है? सबसे पहले मैं आपको प्रदर्शन के बारे में बताऊं कि पंजाब और हरियाणा के मैक्सिमम ज़िले जो हैं वहां पर कई दिनों से ये प्लान था कि आज के दिन जो है 20 जुलाई को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और ये उन मार्चेस या उन प्रोटेस्ट से प्रेरित था जो हम फॉरेन कंट्रीज में पिछले कुछ दिनों में देख चुके हैं। तो काफ़ी जगहों पर मुख्यमंत्री पंजाब के कहने के बावजूद कि कोरोना या पैंडेमिक का दौर है, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और इस प्रोटेस्ट को ना निकालें, उसके बावजूद पंजाब के कई ज़िले और हरियाणा में भी कई ज़िले और कई किसान यूनियन ने ट्रैक्टर के जरिए प्रोटेस्ट मार्च निकाला और अपने जिले में जो एसडीएम दफ्तर है या डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है वहां पर जाकर मांग पत्र दिया। अब पूरा मसला थोड़ा तकनीकी है। सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई थी, शांता कुमार कमेटी के रिकमेंडेशन पर यह ऑर्डिनेंस, ये कानून लाया गया, जिसमें से सबसे अहम और जिससे सबसे ज़्यादा तकलीफ किसानों को है वो ये है कि इंटर स्टेट बैरियर्स हटा दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो ये वायदा किया गया था कि 1 नेशन 1 मार्केट, उसको लेके किसान चिंतित है, क्योंकि अक्सर जब हम देखते हैं कि किसान, छोटे मोटे किसान जो अपने फल और सब्जी को सड़कों पे फेंक देते हैं, तो यही कहा जाता है कि उनको खरीदार नहीं मिल रहा। सरकार ने इस चिंता को देखते हुए ये कानून बनाया कि अब कहीं भी किसान अपने फार्म प्रोड्यूस या फसल को बेच सकता है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा चिंतित वो लोग हैं जो पंजाब और हरियाणा में चावल और गेहूं की खेती करते हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में और दूसरे राज्यों में भी, यूपी जैसे और राजस्थान जैसे राज्यों में एपीएमसी एक्ट बना हुआ है, जहां आप मंडियों में आते हैं, मंडी में सरकार आपसे सामान खरीदती है और एक एमएसपी अश्योर्ड रहता है कि अगर कुछ नहीं होगा तो किसान धरना देंगे या सरकार उसकी जवाबदेह होगी। लेकिन अब जो नया ऑर्डिनेंस आया है, इसके तहत अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करेंगे कि वो सीधे किसानों से सामान खरीद लें, तो किसानों का कहना है कि इस कानून में कोई डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है, कि अगर उनके बीच कुछ डिस्प्यूट हो जाता है या कोई झड़प हो जाती है या कोई और मसला हो जाता है तो उसको लेके वो कहाँ जाएंगे। अभी के जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, अगर मार्केट में आपका सामान नहीं बिकता है, सरकार आपसे नहीं खरीदती है, तो उसकी जवाबदेह सरकार होती है। लेकिन अगर प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे तो उसका जवाबदेह कौन होगा, ये पहली चिंता है। दूसरी बात यह है कि जो छोटे किसान हैं उनका कहना है कि जब वो अपनी फसल उगाते हैं तो उनकी
वैसे ही आमदनी कम है तो वो किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे शहर में जाके अपना सामान कैसे बेचेंगे, और प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से प्राइसिंग का क्या इंडेक्स होगा। एमएसपी की बात जहां तक होती है कि सरकार पहले ही ये अनाउंस कर देती है कि इस सीजन में हम इस फसल को इतनी ही रकम पे खरीदेंगे, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स के साथ उनको ये आशंका है कि कहीं सीजन से पहले रेट कुछ और हो, सीजन शुरू फसल की मतलब बुआई होने के बाद अगर रेट डाउन हो जाता है तो वैसी स्थिति में किसान क्या करेंगे। तो ऐसे ऑर्डिनेंस के खिलाफ ही जो है पंजाब और हरियाणा के किसान उन्होंने ये मार्च निकाला है कि एक तो और तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा रवीश कि सरकार को मंडी सिस्टम के थ्रू रेवेन्यू जनरेट होता है क्योंकि वहाँ पे टैक्स लगाया जाता है खरीदारों के ऊपर। इससे पंजाब में खास करके जो रूरल डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया गया है कि मंडी बोर्ड के थ्रू जो ये टैक्सेस कलेक्ट होते हैं चावल और गेहूं के फसल की खरीदारी के बाद, तो हर सीजन के बाद हजारों करोड़ में ये रुपए जो अर्न करती है सरकार, उससे रूरल डेवलपमेंट में काम होता है, सड़कें बनाई जाती हैं, लिंक रोड बनाए जाते हैं। तो सरकार तो अपने इस फंड के कमी की वजह से चिंतित है कि कहीं इन ऑर्डिनेंसेस के थ्रू पूरे मंडी सिस्टम को ही स्क्रैप ना कर दिया जाए, क्योंकि जब प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे तो किसानों को ये आशंका है और जो फार्म एक्सपर्ट्स हैं उनको आशंका है कि कहीं ना कहीं जाकर इनके जो एमएसपी का सिस्टम है वो हटा दिया जाएगा और उसके बाद किसानों की खरीद जो फसल है उसको खरीदने के लिए सरकार तैयार नहीं होगी। जी, और गजाली संक्षेप में बता सकते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर उनकी क्या आशंका है? क्या उन्हें लगता है कि इस अध्यादेश के कारण ये सुविधा समाप्त हो जाएगी? एमएसपी के ऊपर उनकी आशंका दो कारणों से है, क्योंकि ये जो ऑर्डिनेंस सरकार ने पास किया है कानून, ये शांता कुमार कमेटी के रिकमेंडेशंस पे पास किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि उसी कमेटी में पहले भी ये रिकमेंडेशंस दी है कि कई और सूबों में चावल और गेहूं की पैदावार बहुत हो रही है तो एमएसपी हटा देनी चाहिए। इन सब आशंकाओं की वजह से किसान ये डर रहे हैं कि कहीं अब आप प्राइवेट प्लेयर्स को इस तरह से इनकरेज कर रहे हैं किसानों की फसल खरीदने में, तो कल जाके आप इस जिम्मेदारी से भी पीछे हट जाएंगे और पूरा मंडी सिस्टम है जो 50-60 सालों से चल रहा है इस इलाके में एपीएमसी एक्ट के थ्रू, वो कहीं कोलैप्स न कर जाए और कल को आप किसान को ये ना कह दें कि आपकी सारी फसल अब प्राइवेट प्लेयर्स खरीदेंगे। तो वो एमएसपी हटने का डर इन कमेटी के रिकमेंडेशंस की वजह से है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गजाली विस्तार से और बारीकी से जानकारी देने के लिए कि किसान क्यों 3 जून को लाए गए उन 3 कृषि अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं जिनसे सरकार को लगता है किसानों का भला होगा। किसानों को लगता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी भी चली जाएगी, बाजार में मोल भाव करने की उनकी क्षमता पहले से कमजोर होगी और वो और अधिक गरीब होते चले जाएंगे। और अब हम पंजाब से चलते हैं मुंबई, जहां पर एक ऐसा हेलमेट लाया गया है जो एक साथ कई लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करता है, यानी तापमान जांच लेता है। तो ये इस तरह से लगातार बस्तियों में जाकर जो वॉलंटियर्स हैं, बीएमसी के लोग हैं, लगातार लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और ये आया है नया स्मार्ट हेलमेट जो कि थर्मल स्क्रीनिंग करता है और मास थर्मल स्क्रीनिंग करता है, यानी कि बड़ी संख्या में इलाकों में जाकर इस हेलमेट के जरिए चाहे जो जहाँ भी हो उपस्थित हो सभी को वो स्कैन करता है और इस तरह से एक मास स्क्रीनिंग होती है ताकि जो चेस्ट वायरस है, अगर किसी के बुखार है तो इस थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए वो बीप करेगा और फिर उस तरह से पता चलेगा कि इस शख्स को बुखार है। ये जो स्क्रीनिंग हो रही है ये हेलमेट से, स्मार्ट हेलमेट कैसे स्क्रीन कैसे कर रहा है, कैसे आप लोग को पता चल रहा है? सर इसका एट ए टाइम 13 पीपल्स का एक साथ में देखा जाता है टेम्परेचर, और इसको इस स्मार्ट वॉच से ऑपरेट किया जाता है, तो जिसमें अलग अलग से फंक्शंस है, जैसे कि लार्ज पर्सन, लार्ज क्राउड, सिंगल पर्सन मोड, जैसे अलग अलग सब फंक्शन। यानी ये जो हेलमेट है, जो कैमरा है, इससे सभी को देख रहा है और जिसका भी ज़्यादा होगा, बुखार होगा या नहीं होगा, तो वो यहाँ पे ब्लिप करेगा। जी, जहाँ पे अंदर स्क्रीन है वहाँ पे वो दिखता है। अच्छा, आपको दिखता है? हाँ, तो इतने लोग हैं, कहीं दिख रहा है कहीं कोई ब्लिप कर रहा है या किसी का ज़्यादा हो? अभी तक तो किसका नहीं बता रहा है, बट जब भी होगा तो अभी इधर रेड डॉट आता है कि ये ज़्यादा करके है। अच्छा, तो आप कैसे पहचान पाएंगे इतने लोगों में किसका ब्लिप कर रहा है, किसका ज़्यादा है? अभी आपका 36.2 है, उनका 36.3 है, उनका 36.6 है, 36.5 है। इतना तेज? हाँ, इतना मत, 1 सेकेंड में 13 से 14 लोग का दिख रहा है।
आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। पिछले हिस्से में आपने देखा कि कैसे पंजाब और हरियाणा के किसान केंद्र सरकार के लाए गए कृषि से संबंधित 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो दुग्ध उत्पादक हैं उन्हें दूध के दाम नहीं मिल रहे हैं। इस सरकार में भी नहीं मिल रहे हैं जो नई सरकार है, और पिछली सरकार में भी ये आंदोलन चल रहा था, और अब ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दूध को लेकर राजनीति हो रही है। सोहित की ये रिपोर्ट देखिए। अहमदनगर और सांगली में कुछ इस तरह से दूध बहाकर किसानों ने दूध के सही दाम नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया। इस तरह की तस्वीरें राज्य में पिछली फडणवीस सरकार के समय भी देखने मिली थी। अब सरकार बदल गई पर किसानों की परेशानी बरकरार है। किसानों की शिकायत है कि उन्हें अब आधे दामों में दूध को बेचने में मजबूर किया जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पहले जहां 1 लीटर दूध के लिए किसान को 35 रुपए मिलते थे, तो वहीं अब उन्हें 16 से 20 रुपए ही मिल रहे हैं। दूध पाउडर के लिए प्रति किलो पहले जहां उन्हें 330 रुपए मिलते थे, तो वहीं अब उन्हें 160 रुपए मिल रहे हैं। तो वहीं बटर के लिए जहां पहले उन्हें 320 रुपए मिलते थे, तो वहीं अब उन्हें केवल 200 रुपए मिल रहे हैं। लॉकडाउन के कारण दूध की खरीदारी में भी भारी गिरावट आई है। महाराष्ट्र में हर रोज करीबन 1 करोड़ 19 लाख लीटर दूध का उत्पादन होता है, जिसमें से अब करीबन 55 लाख लीटर दूध बच रहा है। तो वहीं अब विपक्ष में बैठी बीजेपी किसानों के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या। हम किसानों की मांग का समर्थन करते हुए जिला अधिकारियों को पत्र देंगे, और अगर इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो 1 अगस्त से पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया जाएगा। 20 तारखेला निवेदन दिलं जाणार आहे। प्रदर्शन के बाद जहां अब राज्य सरकार मंगलवार को इस विषय में बैठक कर सकती है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के समर्थन को राजनीति से प्रेरित बताया। इनको किसानों के प्रश्नों के ऊपर कोई भी लेना देना नहीं है। इनके कार्यकाल में 5 साल में दूध के विषय के ऊपर पूरी तरह से किसानों को बेहाल करके रखा था, और अचानक अभी इनको प्रेम किसानों के प्रति आया हुआ है। इस सब के बीच केंद्र सरकार की ओर से 10,000 टन दूध पाउडर को आयात करने के फैसले को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एक तरफ जब जरूरत से ज्यादा दूध देश में मौजूद है, तो फिर ऐसे में बाहर से पाउडर को आयात करने की क्या जरूरत है। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में यह 7वां राज्य था जहां से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, और अब राजनीतिक खबरों का संक्षेप में देखिए। प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाएंगे, इतना ही हो रहा है ना बस। बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा है कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार रामद्रोही हैं। उमा भारती शरद पवार के उस बयान से नाराज हैं जिसमें पवार ने कहा था कि कुछ लोग सोचते हैं कि राम मंदिर बनवाने से कोरोना वायरस चला जाएगा। पवार 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों किए जाने से जुड़ी खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इस पर उमा भारती ने कहा कि अगर 2 घंटे प्रधानमंत्री अयोध्या चले जाएंगे तो कौन सी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी ने आज तक कोई छुट्टी नहीं ली और वो हवाई जहाज में भी काम करते हुए जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि शरद पवार का बयान रामद्रोही है और मोदी के खिलाफ नहीं, भगवान राम के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल में आए दिन हिंसक घटनाओं के बीच राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज दिल्ली में रहे, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दीनाजपुर में रविवार को एक बच्ची की गैंगरेप और हत्या के मामले के बाद स्थानीय जनता सड़क पर उतर आई थी। इस मामले में आरोप तृणमूल के एक कार्यकर्ता पर लगा है। पुलिस ने 3 घंटे बाद लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ जनता को नेशनल हाईवे से हटाया। राज्यपाल ने आज मुलाकात से पहले ट्वीट किया था कि मैं पश्चिम बंगाल के चिंताजनक हालात पर आज गृह मंत्री से मुलाकात करूंगा। राज्यपाल ने लिखा कि संविधान की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच तनातनी लगातार बनी हुई है। तमाम राजनीतिक विवादों के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव मंगलवार को हैदराबाद में नए सचिवालय परिसर के डिजाइन को आखिरी रूप देंगे।
के चंद्रशेखर राव के मुताबिक नया सचिवालय तेलंगाना की संस्कृति और वहां के लोगों की जिंदगी का प्रतीक होगा। आरोप लग रहा है कि कोरोना संकट के दौर में नया सचिवालय बनाने के नाम पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव फिजूल खर्ची कर रहे हैं। इस बीच पुराने सचिवालय की इमारत के कई हिस्से गिराए जा चुके हैं। मेरा कुछ दिनों पूर्व गृह जिले के लिए आवेदन झाबुआ पुलिस अधीक्षक विनीत जैन साहब को दिया गया था, जिन्होंने मेरी समस्या को समझा और मेरी परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने मुझे गंभीर बीमारी का हवाला देते हुए उन्होंने मेरी अनुशंसा की रतलाम गृह जिले के लिए। लेकिन मेरा गृह जिले में न करते हुए मेरा स्थानांतरण धार जिले में कर दिया गया। मैं तो एक तरह से परेशान हूँ और ऊपर से वो मुझे परेशान किया गया। इसलिए मैं आरक्षक मधुसूदन राठौड़, पुलिसकर्मी वैसे ही परेशान है सभी। मैं आरक्षक मधुसूदन राठौड़ अपने होशो आवास में PHQ मुख्यालय पुलिस मुख्यालय भोपाल अपनी जब तक मेरा गृह जिले में नहीं हो जाता तब तक मैं आरक्षक मधुसूदन राठौड़ पुलिस मुख्यालय भोपाल में बैठकर धरना अनशन पर रहूंगा और अपने भूख प्यास और अन्न जल का त्याग करता हूं। हमारे सिपाही लोग बहुत परेशान हैं। मध्य प्रदेश की ये खबर है, एक तो इनके ढंग की जगह पे तबादला नहीं होता, परिवार से दूर हो जाते हैं और छुट्टियां समय पर नहीं मिलती हैं। चूंकि सिपाही हैं इसलिए इनकी कोई आवाज नहीं उठाता है और इनकी कोई बात का ध्यान नहीं देता है। दूसरी तरफ कोविड से संबंधित जो आंकड़े आ रहे हैं कई बार बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आंकड़ों की कुछ और कहानियां आ जाती हैं तो उन अच्छे लगने वाले आंकड़ों पर शक भी होने लगता है। मुंबई से पूजा की रिपोर्ट है ठाणे से। आप देखिए कि चूंकि रिकवरी रेट ज्यादा लगे इसलिए अस्पतालों से कहा जा रहा है कि जल्दी जल्दी छुट्टी दीजिए। मुंबई में रिकवरी रेट है 70%, यानी कि 100 बीमारों में 70 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। अब 46% रिकवरी रेट वाले ठाणे को रिकवरी रेट में मुंबई की बराबरी करनी है, लेकिन किस तरह? यहाँ अस्पतालों को म्युनिसिपल ऑफिसर ने संदेश भेजा है कि वो हर रोज करीब 20% मरीजों को डिस्चार्ज करें। महाराष्ट्र मेडिकल एसोसिएशन से लेकर एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट सवाल खड़े कर रहे हैं। काफी ऐसे पेशेंट हैं जिनको 15 दिन, 20 दिन, 45 दिन भी अस्पताल में रहना पड़ता है या कभी कभी उससे भी ज्यादा उनको रहना पड़ता है। ऐसे पेशेंट्स को अगर डिस्चार्ज किया जाए बेवजह सिर्फ इस सरकारी हुक्म की वजह से, तो ये पेशेंट्स उनके जान का खतरा हो सकता है। अगर ऐसे बारे में अगर ये रूल की वजह से डॉक्टर्स ने अगर ये पेशेंट को डिस्चार्ज किया और पेशेंट को कुछ हो गया तो क्या गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? इसमें कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से आई नहीं है, लेकिन हेल्थ ऑफिसर इस तरह के क्यों वक्तव्य बनाए थे? हेल्थ ऑफिसर अपनी इच्छा से नहीं करते ये सब, उन पर कुछ तो प्रेशर आया ही होगा। ये प्रेशर कौन डाल रहा है? हेल्थ ऑफिसर के ऊपर, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के ऊपर क्यों डाला जा रहा है कि हमें अचानक रेट्स, कितने डिस्चार्ज हुए, कितने एडमिट हुए, कितने बीमार पड़े, इस पे हमें इतना गौर करना क्यों ज़रूरी पड़ रहा है? क्या हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि कितने पेशेंट आ रहे हैं, कि कितने एडमिट हो रहे हैं, कितने डिस्चार्ज हो रहे हैं? जो हकीकत है वो है। अगर हम ज़बरदस्ती किसी पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे और जो पेशेंट बीमार है सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के लिए अगर हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया और वो अगर घर पे जाके बिगड़ गए तो जिम्मेदारी किसकी है? इधर महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का कहना है कि अथॉरिटी ये फरमान वापस ले, नहीं तो मरीजों की खुद लिखित जिम्मेदारी ले। अथॉरिटीज आर गोइंग टू फोर्स अस टू डिस्चार्ज दीज पेशेंट्स, देन अगर अथॉरिटी हम पर दबाव डाल रही है कि मरीजों को डिस्चार्ज करें तो उन्हें ये लिखित तौर पर भी देना चाहिए कि अगर इन मरीजों को कुछ होता है तो इनका डॉक्टर जिम्मेवार नहीं होगा। मैं गुजारिश करता हूं अथॉरिटी से कि ये फरमान वापस लें। रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रॉब्लम। सो आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू विड्रॉ दिस diktat that 20% have to be compulsory discharge। अब इस फरमान का असर ठाणे में डिस्चार्ज हो रहे मरीजों पर कैसे पड़ा है, महाराष्ट्र के इस मीडिया बुलेटिन में ही देख लीजिए।
17 जुलाई को आए आंकड़े के हिसाब से जहां एक दिन में 170 मरीज डिस्चार्ज हुए थे, वहीं फरमान आने के बाद 18 जुलाई को एक दिन में 1105 मरीज डिस्चार्ज किए गए। वैसे ठाणे के अफसरों की सफाई कुछ और है। उनके मुताबिक निजी अस्पताल मेडिक्लेम का लाभ पाने के लिए कोरोना मरीजों को देर से डिस्चार्ज कर रहे हैं। हालांकि अस्पताल और डॉक्टर एसोसिएशन ऐसे आरोपों का खंडन कर रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बाढ़ से ज्यादा जरूरी है कि आप उस इलाके की नदियों को जानें, तभी आप बाढ़ को जान पाएंगे। बिहार की नदियों में अगर आपकी दिलचस्पी है तो इस किताब को जरूर पढ़िए। हवलदार त्रिपाठी सहृदय की लिखी हुई 2 खंडों में यह किताब बिहार की नदियां बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी की से प्रकाशित है। अद्भुत और बेहतरीन किताब है। इसी किताब से बागमती के बारे में 3-4 लाइनें पढ़ना चाहता हूं, जिसका पानी इस वक्त उफान पर है, लोगों को डरा रहा है। लिखा है इसमें कि दरभंगा जिले के रोसड़ा नगर से लगभग 2 मील दूर पश्चिमोत्तर कोण में तथा सिंधिया नामक ग्राम के निकट उत्तर भाग में बूढ़ी गंडक से जो नदी गंडकी से जो नदी संगम करती है, वही बागमती नामक नदी है। काइमांडो अधित्यक्या नेपाल की सुषुम्ना नाड़ी बागमती है, जिसमें हनुमतो, मनोहरा, गोदावरी, मणिवतो, धर्मवती, विष्णुवती, भद्रवती, इक्षमती आदि सरिताएं शिरा तंतुओं की तरह जुड़ी हैं और घाटी के तमाम जल भंडार को निचोड़कर बागमती में उड़ेल देती हैं। यह इतनी पवित्र मानी जाती है कि नेपाल राजवंश के सभी राजाओं का दाह संस्कार बागमती के तट पर ही होता है। नेपाल राज्य में गंगा नदी की तरह बागमती का पावन महात्म्य है और नेपाल की वास्तविक गंगा बागमती ही मानी गई है। इसके अलावा 2 पंक्तियां और पढ़ना चाहूँगा, ज़रा ध्यान दें हमारे दर्शक टीवी पे, कि इस नदी के बारे में ये कहा गया है बिहार में कि मेजरगंज में झिमुआ नदी जब दक्षिण की ओर चलती है तब इसकी धारा कुटिल गति ग्रहण कर लेती है और बागमती नाम से अभिहित होने लगती है। बहुत ही अद्भुत कहानी है नदियों की। बिहार की नदियों, गंडक के बारे में जानना हो या किसी भी बाय नदी के बारे में जानना हो, कहानियां ही कहानियां हैं इस किताब में। तो हमने देश की बात में 8 राज्यों से आपको रिपोर्ट दिखाई। एक राज्य बचा हुआ है असम, इसकी भी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे विदा लेते हैं। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। नमस्कार। One in this side. 25 years. I never seen tail of